हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं और पॉलिटी आपको एक नए अंदाज में यहाँ पे शुरू करेंगे हम दोस्तों। और यहाँ पे आपको देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और जो नया अंदाज मेरा पढ़ाने का है दोस्तों, इसका आप आनंद लें। आपको हर चीज ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से बताऊंगा। आइए दोस्तों, आप जुड़े रहें हमारे साथ और यहाँ पे जो अपना लक्ष्य है दोस्तों, टारगेट को, उद्देश्य को हम साथ में लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और टारगेट है हमारा दोस्तों, हर हाल में लक्ष्य को जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है और दोस्तों लेकर ही रहेंगे। लेनी ही क्या है, आज हमें पॉलिटी जो पढ़नी है दोस्तों, पॉलिटी में देखना है हमें पार्ट थर्ड जो हमारा संबंधित है मूल अधिकार से। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने जो कवर किया था, वो लास्ट वीडियो में अगर हम देखें तो अधिकारों के टाइप पढ़े थे, जो 4 टाइप हुआ करते थे। उन चारों टाइपों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहां से एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने आपको आर्टिकल के साथ साथ आर्टिकल 12 और 13 डिस्कस किया था। अनुच्छेद 12 है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी राज्य के अंतर्गत क्या आता है, राज्य क्या है, इसको परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 के बाद 13 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और जो विधि है उस विधि को भी डेफिनेशन या डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के क्लाउज 2 में दोस्तों। आज हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मूल अधिकारों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान में कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। पहले कितने होते थे दोस्तों, 7 हुआ करते थे। जो हटा वो कब हटा, क्यों हटा, इन सारी बातों पर दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों एक अलग अंदाज में पॉलिटी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं ट्रिक की बात करूं कि दोस्तों मूल अधिकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार 6 आपको पता होगा। किस माध्यम से दोस्तों याद रखें, इस माध्यम को हम अभी कवर करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, समान स्वतंत्रता शोषण धर्म, समान स्वतंत्रता शोषण धर्म, समान स्वतंत्रता शोषण धर्म, शोषण धर्म, संस्कृति शिक्षा और उपचार। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, संस्कृति शिक्षा और उपचार, संस्कृति शिक्षा और उपचार। इस माध्यम से दोस्तों हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए आप कितनी आसानी से आपको याद होगा। अगर मैं बात करूं समानता का अधिकार, क्या बात करें दोस्तों, समानता का अधिकार, तो समानता का जो अधिकार है ये किस आर्टिकल में है, इसकी हम बात करेंगे दोस्तों, समानता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरी बात करें शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, कौन सा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, विरुद्ध रक्षा का अधिकार। अगला दोस्तों हम डिस्कस करें, शॉर्ट में लिख दिया है अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसको आपको ध्यान रखना है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो इससे आपको ध्यान रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको दोस्तों हमें ध्यान रखना है। बड़ी अच्छी ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको ध्यान आ जाएगा, सब कुछ याद रह जाएगा। इसमें दोस्तों पूछा क्या क्या जाता है कि जो मूल संविधान में आर्टिकल, जो मूल संविधान में दोस्तों मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कितने थे, तो आंसर देना 7, वर्तमान में कितने हैं 6, कौन सा हटा वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से मतलब दोस्तों क्या है, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह हमारा 5th हो गया, यह हमारा 6th हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें इसमें आर्टिकल कितने हैं समानता वाले में, तो आपको ध्यान रखना है समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें आपको ध्यान रखना है ये आर्टिकल कितने हैं, हो सकता है आपको ये 4 दिखाई देते हों, ये दोस्तों 4 नहीं हैं, ये कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि 14वां इसमें काउंट है। आपको 18 में से 13 घटाना है,
कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। अगर आपसे पूछा जाए समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं तो आंसर क्या देना दोस्तों, 5 देना, यहाँ पे 4 नहीं है। पहला क्वेश्चन यही लोगों का गलत होता है जो हमें गलत नहीं करना है, चाहे दुनिया का गलत हो। सेकंड देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 से शुरू होता है और 22 तक चलता है। तो देखिए दोस्तों 19, 20, 21, 22 कितने हो गए, 4 इसमें है, 5 इसमें है। अगर हमसे पूछा जाए शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, इससे संबंधित दोस्तों आर्टिकल कितने हैं, तो आपको 23 और 24 बताने हैं। कितने हैं, 2 आर्टिकल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कितने आर्टिकल हैं दोस्तों, तो आपको बताना है 25 से 28। कितना दोस्तों, 25 से 28। ये कितने हो गए, 25, 26, 27, 28, 4 ये हो गए दोस्तों। देखने में आपको 3 लगते होंगे, वही है कि ये आपको 2 हैं, ये यहाँ पे देखने में 3 लग रहे हैं लेकिन 4 हैं। ये कितने हैं, 4 हैं। ये कितने हैं दोस्तों, 5 हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 32 है। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। एक और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, तो आंसर क्या देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। किसको, आर्टिकल 32 को। इसको इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी ने क्या कहा दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा, संविधान की आत्मा। दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि संविधान की आत्मा है वो तो प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। वो आप ठीक सोच रहे हैं, फिर से आप सुनिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा दोस्तों। क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंसर होगा। ये बातें हमें यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो अब हमारे आर्टिकल शुरू होंगे, जिसकी अगर मैंने बात की थी समानता का अधिकार, यानी पहला हमारा अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बोले दोस्तों, या इसको हम समता का अधिकार बोले, समानता बोले, या फिर इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ हो सकता है समता का अधिकार लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इससे संबंधित आर्टिकल कितने थे दोस्तों, 14 से लेकर 18, जो कि आज हमें दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से पहली बार आपको उस अंदाज में कवर कराऊंगा जैसे आपने कभी ना किया हो, कभी ना पढ़े हो। दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। देखिए आर्टिकल कितने हैं, 14 से 18। सबसे पहले आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, 15 को करेंगे, 16 को करेंगे, 17 को करेंगे, 18 को करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम अनुच्छेद 32। इसमें दोस्तों 2 क्लाउज हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट क्लाउज और सेकंड क्लाउज। आर्टिकल 14 का फर्स्ट क्लाउज क्या कहता है उस पे हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल 14 का सेकंड क्लाउज क्या कहता है, यहाँ से भी तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना आप। ये क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। क्या कहता है, विधि के समक्ष समता या समानता। समता लिख लो या समानता लिख लो, एक ही बात है। विधि के समक्ष समता लिख लो या फिर समानता लिख लो। सेकंड क्या कहता है, इसको भी सुन लीजिए, विधियों का समान संरक्षण। क्या कहता है दोस्तों, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इस पे दोस्तों बड़े अच्छे से अभी हम डिस्कस करेंगे, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समता, ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको हमें ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, अगर कोई पूछे कि विधि के समान जो समता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों आप क्या बता दोगे, ब्रिटेन से लिया। कहाँ से लिया दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया। और ब्रिटेन के अंदर एक विद्वान हुआ करते थे, एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था डायसी। क्या नाम था दोस्तों, डायसी। ये जो डायसी है दोस्तों, ये प्रोफेसर थे और इन्होंने जो विधि के समक्ष समता था, ये इसका एक कॉन्सेप्ट दिया। इसको दोस्तों इन्होंने किस नाम से दिया, तो यहाँ पे नाम आपको बताना है दोस्तों। इसको जो कहा गया था, क्या कहा गया था दोस्तों, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समान संरक्षण, यानी विधियों के समक्ष समता, यानी विधि सबके लिए समान होगी। इन्होंने जो बात की थी रूल ऑफ लॉ की थी, रूल ऑफ लॉ।
इतनी बात समझ में आई? फिर से सुनिए, यानी विधि के समक्ष समता, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में एक विद्वान हुआ करते थे, या जिनकी हम बात करें, ये जो विद्वान हैं ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या कहा? रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया? विधि के समक्ष समता कहा गया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा दोस्तों ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन से हमने ली है, इसको हमें ध्यान रखना। अभी मैं दोनों में अंतर डिस्कस करूंगा, इस अंतर को समझना ज्यादा जरूरी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो सिद्धांत है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि बोले तो विधियों का समान संरक्षण, ये सिद्धांत हमने कहां से लिया दोस्तों? अमेरिका से लिया। कहां से लिया दोस्तों? अमेरिका से लिया है। ये बातें ध्यान रखनी है, मोटी मोटी बातें हैं। आइए दोस्तों इनको डिस्कस करते हैं, इन पे आप चर्चा हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों एक नए अंदाज में, आखिर ये है क्या? दोस्तों एक बात बताइए, विधि के समक्ष समता का जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ यह है, कानून सभी को समान न्याय देगा, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। कानून के समक्ष चाहे मोदी जी खड़े हों, कानून के समक्ष चाहे रिक्शे वाला खड़ा हो, कानून के समक्ष चाहे ठेले वाला खड़ा हो, कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा। और यही क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समता है, कानून सभी को समान दृष्टि से देखेगा, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, बराबर तरीके से देखेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विधि के समक्ष समता कहते हैं, यानी कानून सबके लिए बराबर है। सर्वोच्च कौन है दोस्तों? संविधान है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों कैसे, अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है, और जो लड़की आपसे प्यार करती है, दिन रात आपकी मदद करती है, और वो लड़की, उससे आप ये कहें कि मेरे लिए दुनिया की सब लड़कियां बराबर हैं, ये तो अन्याय होगा। अगर वो कहेगी मैं तो तुझसे प्यार करती हूं और तू मुझसे ये कह रहा है कि दुनिया की सारी लड़कियां बराबर हैं, तो ये तो विधि के समक्ष एक अन्याय हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते। दूसरी बात और कॉन्सेप्ट सुनिए, आप अपने मम्मी पापा को जितना प्यार करते हैं, आप अपने भाइयों को जितना प्यार करते हैं, अगर आप ये कहने लगो अपने पापा से कि दुनिया के हर आदमी को मैं उतना ही प्यार करूंगा जितना तुम्हें करता हूं, भाई साहब बहुत लते आएंगे, बहुत मारेंगे। आप ये कहो कि मेरी दृष्टि में आप उतने ही हैं जितने दुनिया के लोग हैं, भाई साहब बहुत मारेंगे। नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन आपके लिए दांव पे लगा दिया, जिंदगी भर आपका खर्चा उठाया, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट सही नहीं लगता, सही नहीं लगता। पक्षपात तो आपको दोस्तों करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आप देखिए। अगर हम पक्षपात की बात करें दोस्तों, तो पक्षपात में आप देखिए, ये जो पक्षपात है, समान लोगों के साथ समान तरीके का व्यवहार करना, ये तो सही है। अब आप और एग्जाम्पल सुनिए विधि के समक्ष समता का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मैंने रेस का गोला बनाया और एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया, दूसरे को यहाँ, और मैंने कहा कि सबके लिए कानून बराबर है, आप दौड़ के दिखाओ। अब दौड़ के दिखाएं तो भाई साहब इस वाले को तो बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ये जरा सी देर में दौड़ आएगा। तो ये क्या है? ये देखने में समान लग रहा है लेकिन समान है नहीं। देखने में समान लग रहा है, ये समान है नहीं। यानी कि विधि के समक्ष समता का इसका वास्तविक अर्थ देखोगे तो कुछ बातों में ये निकल के आया, ये देखने में समान लगता है लेकिन समान है नहीं। इसका अस्तित्व जब ही पूरा होगा जब हम नीचे वाले पर ध्यान देंगे। ये वाली बात इस वाली बात को कंप्लीट करेगी। ये अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में अधूरा है, अपने आप में ये पूर्ण तरीके से समानता नहीं ला सकता। और एग्जाम्पल सुनिए, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, अगर कहा जाए 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ के दिखाइए, तो मैं और आप दिखा सकते हैं। जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, उन लोगों से कहा जाए कि आप दौड़ के दिखाइए, तो भाई साहब वो दौड़ के कैसे दिखा सकते हैं? ये तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि ये जो बात करता है, ये कहता है कि समान लोगों को समान कानून होना चाहिए, जबकि ये कहता है सभी को बराबर कानून होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, बिना डिफरेंस के काम नहीं चलेगा। अगर आप जितना अपनी जानू को चाहते हैं उतना दुनिया की हर लड़की को चाहने लगे तो आपकी जानू जानू नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। आपके अपने अपने नहीं रहेंगे। आप ये कहें कि मैं अपनी माँ को या अपने पिता को उतना ही प्यार करता हूँ जितना दुनिया के हर व्यक्ति को करता हूँ, तो आपके माँ बाप आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह सकते। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, यानी कि समान
लोगों के साथ, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, इसकी बात ये करता है। जैसे आप बात करें यहाँ पे कि अगर लड़कियां हैं, लड़कियों को पुलिस की रेस लगवाई जाए, फिजिकल टेस्ट हो, तो भाई साहब उनके लिए 5 किलोमीटर की जगह 2.5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। तो वो क्या है, ये पक्षपात नहीं है, ये एक तरह का न्याय है। यानी कि लड़कियों ने कहा हमारे पैर में दर्द होता है, हमसे नहीं दौड़ा जाता, लड़कियों ने कहा हमारे लिए कोई ना कोई आयोग होना चाहिए, महिला आयोग बन गया। पुरुषों ने कहा कि हम मर्द हैं, हमारे दर्द नहीं होता, तो उनके लिए आज तक कोई आयोग दोस्तों नहीं बना। इस बात का आप ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे पक्षपात किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक पक्षपात किया जा सकता है। ये कह रहा है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये कह रहा है दुनिया के सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, जो कि असंभव है, नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए ही हमने अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया है। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना कि समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक ही वर्ग के जो लोग हैं, ये समान लोगों की जगह एक ही वर्ग लिख लो आप, समान लोग की जगह आप एक ही वर्ग लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही वर्ग, अगर एक ही वर्ग की बात करें तो जैसे अगर लड़के हैं तो लड़कों को समान कानून एक जैसा, लड़कियों को एक जैसा, गरीबों को एक जैसा, दलितों को एक जैसा, SC ST OBC को एक जैसा, यानी कि ST को एक जैसा, OBC को एक जैसा, जनरल को एक जैसा। तो ये क्या है दोस्तों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। यानी कि एक ही वर्ग के लोगों को समान कानून या समान व्यवहार की बात करता है, विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों में जो डिफरेंस है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, इन बातों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 15 पे आते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद कितने की बात करें दोस्तों, 15। अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करूं तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों कितने क्लाउज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। इस पे सभी पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है। यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या बातें हैं दोस्तों, बड़े नए अंदाज में आपको ध्यान रखना है, बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बात दोस्तों करें कि ये जो किससे संबंधित है अनुच्छेद 15, तो एक बात बताना दोस्तों, ये सिटीजन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ये नागरिकों से संबंधित है। किससे दोस्तों, नागरिकों से। इस आर्टिकल में व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है, सिटीजन शब्द का प्रयोग है। और नागरिकों से संबंधित आर्टिकल मैंने दोस्तों कितने बताए थे, अनुच्छेद 15 बताया था, अनुच्छेद 16 बताया था, अनुच्छेद 19 बताया था दोस्तों, 29 बताया था और 30 बताया था। ये जो आर्टिकल हैं ये केवल और केवल नागरिकों की बात करते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें क्या लाना है दोस्तों, समानता लानी है, समानता स्थापित करनी है। उसके लिए एक तो अनुच्छेद हमारा कौन सा हो गया, 14 हो गया, और अगला अनुच्छेद हमारा कौन सा है, 15 है। इस पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। अनुच्छेद 15 में क्या बातें हैं कि राज्य सभी नागरिकों के साथ, राज्य सभी नागरिकों के साथ, यहाँ पे नागरिक शब्द का प्रयोग है, सिटीजन शब्द का प्रयोग है, नागरिकों के साथ। यहाँ पे नागरिकों के साथ कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों, वो ध्यान रखनी है। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, इनके आधार पर दोस्तों जो 5 आधार यहाँ पे दे रखे हैं नागरिकों के साथ, बोले तो जन्म, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, फिर देखिए दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, लिंग, मूल वंश, यानी कि कितने कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3 4। जन्म स्थान है दोस्तों, यहाँ पे जन्म स्थान, यानी कि ध्यान रखना है दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर दोस्तों राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ, किसी भी नागरिक के साथ। यानी कि जो हमारा यहाँ पर्सन शब्द का प्रयोग नहीं है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। व्यक्ति का मतलब होता है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, नागरिक या गैर नागरिक, जबकि यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग है, नागरिक शब्द का प्रयोग है। तो ये जो राज्य है यहाँ पे कह रखा है अनुच्छेद फर्स्ट में, यानी 15 का फर्स्ट क्लाउज है, इसमें राज्य सभी नागरिकों के साथ जन्म, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान हम इसको बोले, यानी 1 2 3 4 5, यानी कितने आधार हैं, 5 आधार हैं। इन आधारों पर राज्य क्या नहीं करेगा दोस्तों, भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि
राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा जन्म स्थान जाति धर्म लिंग मूल वंश इन 5 तत्वों के आधार पर। ये बात कहाँ लिखी है दोस्तों? अनुच्छेद 15 के फर्स्ट क्लाउज में लिखी है। अनुच्छेद 16 का सेकंड क्लाउज दोस्तों देखें, ये सेकंड क्लाउज क्या बात करता है दोस्तों? सेकंड क्लाउज क्या बात करता है कि पहले में क्या लिखा, नागरिकों के साथ, दूसरे में क्या लिखा है, यानी यहाँ पे भेदभाव कौन नहीं करेगा दोस्तों? भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा दोस्तों? राज्य नहीं करेगा। सेकंड में क्या लिखा है? राज्य एवं व्यक्ति। कौन दोस्तों? राज्य एवं व्यक्ति। व्यक्ति बोले तो नागरिक हो सकता है, गैर नागरिक हो सकता है। राज्य एवं व्यक्ति, ये जो 5 ऊपर आधार दिए थे, 5 आधार, ये जो 5 आधार हैं, इनमें यहाँ पे ना राज्य भेदभाव करेगा और ना व्यक्ति भेदभाव करेगा। और वो कौन कौन सी बातें हैं, उन बातों को दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है। यानी कि अगर बात हो सार्वजनिक स्थान की, किसकी बात हो? सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान में क्या क्या आते हैं दोस्तों? जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, अस्पताल की बात करें, अस्पताल, और यहाँ पे देखें तो जो कुएं वगैरह होते हैं उनकी बात हम कर सकते हैं। मंदिर की बात कर सकते हैं, तालाब की बात कर सकते हैं, मंदिर तालाब। यानी कि इनके लिए पहले में देखो कि राज्य जाति धर्म लिंग मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के दूसरे क्लाउज में लिखा हुआ है कि व्यक्ति एवं राज्य दोनों ही जो सार्वजनिक स्थान हैं उनके वहां पर जाने में नहीं रोकेगा, वहां पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, अस्पताल हुआ, मंदिर हुआ, तालाब हुए, यहाँ पर जो राज्य है, राज्य भी भेदभाव नहीं करेगा। और दोस्तों जो नागरिक या व्यक्ति हैं वो भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद सेकंड क्लाउज में। अगर दोस्तों हम थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या लिखा है? बात जब महिलाओं की होती हो, बात जब बच्चों की होती हो तो राज्य भेदभाव कर सकता है। यानी बात जब महिलाओं की होती हो, यानी महिलाओं की बात होती हो, बात जब बच्चों की होती हो, बच्चों की हो तो राज्य भेदभाव कर सकता है। तो राज्य भेदभाव कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, भेदभाव कर सकता है। यानी कि क्या कर सकता है दोस्तों? राज्य भेदभाव कर सकता है। ये जो है ऊपर वाले जो क्लाउज हैं दोस्तों, उनका ये अपवाद आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अपवाद नहीं है दोस्तों। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पे हर पक्षों को साधा गया है, कहीं कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है दोस्तों। ये एक खूबसूरती है हमारे देश के संविधान की, ये यहाँ पे कमी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, हमारे देश में बच्चों का, लड़कियों का सम्मान किया जाता है। और बात जब महिलाओं की होती हो, बात जब बच्चों की होती हो तो राज्य भेदभाव कर सकता है। महिला के लिए बसों में आपने देखा होगा आगे वाली सीट जिस पे हर कोई बैठना चाहता है उस सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। रेल के डिब्बे में आगे वाले डिब्बे को रिजर्व कर दिया जाता है। महिलाओं की रक्षा के लिए महिला आयोग बना दिया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव राज्य कर सकता है दोस्तों। मर्द के कभी दर्द नहीं होता तो मर्द आयोग आज तक बना ही नहीं है दोस्तों। महिला को दर्द होता है, महिला आयोग बन गया। लड़कियों ने कहा हमसे 5 किलोमीटर नहीं भागा जाता, सरकार ने कहा 2.5 किलोमीटर भाग लो, कोई बात नहीं, उनके लिए रिजर्वेशन मिल गया। तो यही है कि बात जब महिलाओं की होती हो, बच्चों की होती हो तो राज्य भेदभाव यहाँ पे दोस्तों कर सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भेदभाव करने का मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये जो विशेष प्रावधान होंगे, ये दोस्तों विशेष प्रावधान या भेदभाव में यहाँ पे लिख रहा हूं, ये कैसे होंगे दोस्तों? ये सकारात्मक होंगे। कैसे होंगे? सकारात्मक होंगे, नकारात्मक नहीं कर सकता, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखो इसमें ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 15 का फोर्थ क्लाउज और फिफ्थ क्लाउज, ये बात दोस्तों कहां तक की हो गई? अनुच्छेद 15 के 3 क्लाउज हो गए, अनुच्छेद 15 का फोर्थ क्लाउज, 15 का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो 15 का ये क्लाउज है, ये तीनों ही क्लाउज मूल संविधान का भाग नहीं थे।
क्या नहीं थे दोस्तों, मूल संविधान का भाग नहीं थे। इसका मतलब इनको बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान का भाग नहीं थे, इसका मतलब इसको दोस्तों बाद में जोड़ा गया। और बाद में कब कब जोड़ा गया वो बात कर लेते हैं दोस्तों। इस अनुच्छेद 15 के 4th क्लाउज में क्या लिखा है? अनुच्छेद 15 के दोस्तों 4th क्लाउज में क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्य सामाजिक राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी और एसटी को विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान दोस्तों कर सकता है, या इनको रिजर्वेशन दे सकता है। और ये रिजर्वेशन, विशेष प्रावधान या रिजर्वेशन, इन सब के लिए जो दिया दोस्तों, ये कहाँ दिया? राज्य ने विशेष प्रावधान जो इनके लिए किया, इसका मतलब है ओबीसी। क्या मतलब है दोस्तों? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, इसका मतलब क्या है? ओबीसी। इसका मतलब क्या है? एससी। इसका मतलब है एसटी। इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है और विशेष प्रावधान किया भी। यानी इन लोगों के लिए राज्य ने क्या किया कि जो सामान्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं, सामान्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, इसमें क्या दे दिया दोस्तों? रिजर्वेशन दे दिया। शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं जो सामान्य प्रकार के हैं, उच्च नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों? सामान्य प्रकार के। तो सामान्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया। मैंने कहा ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थे, इसका मतलब इस आर्टिकल को बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 51वें, यानी कि 1991 में। क्या कब जोड़ा गया? 1991 में। अब 1991 में इसको जोड़ा गया दोस्तों। अब इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। और पहला संविधान संशोधन दोस्तों किसने किया था? तो आपको पता है कि इस समय तक हमारी जो लोकसभाएं, राज्यसभाएं वो नहीं बन पाई थी। लोकसभा का गठन भी बाद में हुआ है, राज्यसभा का गठन और बाद में हुआ है। तो ये पहला संविधान संशोधन था जो 1951 में हुआ। ये संविधान संशोधन राज्यसभा ने किया। और कब किया? 1951 में किया। और यहाँ पे ये लिख दिया कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को या एससी एसटी को विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये किस में कर सकता है दोस्तों? तो सामान्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में इनको रिजर्वेशन दे सकता है। रिजर्वेशन की जो शुरुआत हुई है दोस्तों, वो सर्वप्रथम यहीं से हुई है। किस आर्टिकल से हुई? अनुच्छेद 15 के 4थे क्लाउज से। और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन से संबंधित है दोस्तों। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हुआ क्या था दोस्तों, ये देखिए। हुआ ये था दोस्तों, ये मद्रास राज्य की बात है। और मद्रास राज्य में उस समय, आज की डेट में देखें तो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन उस समय दोस्तों तमिलनाडु अस्तित्व में नहीं था। ये कर्नाटक तमिलनाडु वाला क्षेत्र था। ये मद्रास राज्य के नाम से दोस्तों जाना जाता था। और यहाँ पर एक बच्ची एडमिशन लेने जाती है और उसको एडमिशन नहीं मिलता है, सीट खाली नहीं रहती। और क्यों नहीं रहती? उसका कारण ये है दोस्तों कि उस समय जो सरकार मद्रास में हुआ करती थी, उस सरकार ने क्या किया कि जो शैक्षणिक संस्थान में जितनी भी सीटें थी उसे जाति के आधार पर, कम्युनल अवार्ड में सांप्रदायिक आधार पर उसको बांट दिया था। अब सांप्रदायिक आधार पर जब बांट दिया तो एक बच्ची जिसका एडमिशन नहीं होता, और वो कहां जाती है? मद्रास हाई कोर्ट जाती है दोस्तों। और मद्रास हाई कोर्ट में जो केस चलता है वो मद्रास वर्सेज दौराई राजन के नाम से, यानी कि दौराई राजन के नाम से जो केस चलता है। और उस दौराई राजन के केस में एक प्रभाव निकल के आया कि जो जाति के आधार पर आपने रिजर्वेशन दिया है ये पूर्णतया गलत है। जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये कोर्ट सीधा सीधा मद्रास हाई कोर्ट मना करता है दौराई राजन वाले मामले में। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने मना किया कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत संविधान में संशोधन कर दिया, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में, और लिख दिया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से लोग, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और यहाँ पे जो प्रावधान किया गया दोस्तों वो सामान्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में किया गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15 का 4th क्लाउज। अगर हम 15 के
फोर्थ क्लाउज हो गया। फिफ्थ की बात करते हैं। 15 का जो फिफ्थ क्लाउज है ये भी बाद में जोड़ा गया दोस्तों, और ये फिफ्थ क्लास बाद में जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है, तो सेम यही ध्यान रखना, राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों से संबंधित है, और ये विशेष प्रावधान करेगा दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों में। कहाँ दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में। अब इसको कब जोड़ा गया दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको 93वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको कब जोड़ा गया, तो 93वां संविधान संशोधन द्वारा। और 93वां संविधान संशोधन कब हुआ है दोस्तों, तो इसको बताना। संविधान संशोधन, इसकी डेट आप ध्यान रखना 2006। कब जोड़ा गया है दोस्तों, 2006 में। हुआ क्या था दोस्तों कि जैसे ही जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, ओबीसी, एससी और एसटी के जो लोग थे, इनके लिए जैसे ही आपको सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थान में रिजर्वेशन दिया, उस समय दोस्तों संविधान सभा के लोगों ने इनको उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं दिया था। और जब उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं दिया, 2005 में दिल्ली के एम्स में लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया, और सरकार ने 2006 में उनके लिए भी एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, 15 फिफ्थ क्लाउज, 15 का 5वां खंड, और इसमें लिख दिया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को, ओबीसी, एससी और एसटी को उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आईआईटी, आईआईएम वगैरह में रिजर्वेशन देने की बात कही गई। ये भी हमारा मूल संविधान का भाग नहीं था, ये भी हमारा मूल संविधान का भाग नहीं था। इसको हमने पहले संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा, इसको हमने 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2006 में जोड़ा। दोनों ही शिक्षा से संबंधित हैं, दोनों ही मूल अधिकार यानी कि मूल संविधान का भाग नहीं है, और दोनों ही दोस्तों एक ही प्रकार के शिक्षण संस्थानों में, यानी कि अंतर सिर्फ इतना है कि ये उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित है और ये निम्न शिक्षण संस्थान से संबंधित है। दोनों में बात ऊपर वाली ही लिखी है, लेकिन अंतर किसका है दोस्तों, शिक्षण संस्थान का अंतर है। ये बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे की अगर हम बात करें तो आगे हमें ध्यान रखना है 15 का 6 क्लाउज। 15 का 6 क्लाउज, ये 15 का 6 क्लाउज ये आपको किताबों में, जो नई किताबें हैं उनमें हो सकता है मिल जाए, और जो पुरानी किताबें हैं उनमें ये नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान संशोधन 2019 में हुआ है दोस्तों। और 19 में यहाँ पे क्या हुआ है वो सुनिए। यहाँ पे जो हुआ है 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन हुआ। और 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, इस संविधान संशोधन में क्या किया गया, इस संविधान संशोधन में हमने क्या किया, ये डेट भी लिख लो इसकी, 2019 में। कब हुआ है दोस्तों, 2019 में। और इसमें क्या हुआ कि जो ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए सेंटर में 10%, उनके लिए सेंटर में केंद्र की नौकरियों में या केंद्र के शिक्षण संस्थानों में हम बात करें तो 10% रिजर्वेशन की बात करता है, जो सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। बात समझ में आई। इसमें जो उल्लेख है वो आर्थिक रूप से पिछड़ों का उल्लेख है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों का उल्लेख अनुच्छेद 15 के चौथे और 5वें क्लाउज में है। जबकि अनुच्छेद 15 के 6ठे क्लाउज की मैं बात करूं तो इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े कौन लोग, सामान्य वर्ग के लोग जिनका नाम ऊपर नहीं आया है, इनको छोड़कर उनके लिए क्या दोस्तों, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो सामान्य प्रकार के हैं चाहे वो उच्च प्रकार के हैं, दोनों में ही 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे जो 10% का प्रावधान किया गया है उनके लिए जो लिमिट रखी गई है, वार्षिक इनकम उनकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। सभी प्रकार के स्रोतों से मिलाई गई कुल इनकम 8 लाख से अगर कम होती है तो वो 10% का भागीदार होगा। और अगर जो सामान्य यानी कि सकल आय का मतलब सभी प्रकार के स्रोतों से मतलब एग्रीकल्चर भी शामिल हो, आपकी दुकान है वो भी शामिल हो, आपकी नौकरी है वो भी शामिल हो, और इससे वार्षिक आय अगर 10 लाख से कम आती है दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस आपका बन जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको जो कार्ड है वो बन जाएगा। बातें दोस्तों यहाँ ध्यान रखनी है। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, अनुच्छेद 15 का 6 क्लाउज, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी यहाँ के शब्द का है उल्लेख है
आर्थिक रूप से पिछड़ों का उल्लेख है, आर्थिक रूप से पिछड़े। और ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनका जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये जो ईडब्ल्यूएस बनता है, इनकी हम बात करें तो इनकी सभी स्रोतों से जो आय है, सभी स्रोतों से वार्षिक आय, सभी स्रोतों से जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से क्या हो दोस्तों, कम हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात यहां तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे हमें पढ़ना है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों, इसको भी हम कवर करते हैं। अनुच्छेद 16 आपने पढ़ा होगा, 16 को आप जानते होंगे। आर्टिकल 16 का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, तो वो आपको पता होगा, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी, यानी लोक नियोजन की बात करता है। किसकी, लोक नियोजन या दोस्तों सरकारी नौकरी। कौन सा आर्टिकल बात करता है, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 में भी दोस्तों कितने क्लाउज हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना, इसमें भी 6 क्लाउज हैं। कितने क्लाउज हैं दोस्तों, 6 क्लाउज हैं, इसको भी ध्यान रखना। अब देखो इसमें कौन कौन से क्लाउज हैं और क्या क्या बात करता है। रोजगार में अवसर की समता की बात करता है। ये क्या कहता है, रोजगार में, लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में, या फिर यहाँ पे लिख दूं रोजगार में समता। क्या लिख दें दोस्तों, रोजगार में समता, यानी कि इसकी बात करता है। यानी कि लोक नियोजन बोलना, सरकारी नौकरी, लोक नियोजन शब्द आ जाए, सरकारी नौकरी आ जाए, रोजगार में समता की बात आ जाए, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, बता देना। कोई जानू बाबू पूछे तो कौन सा बता दोगे, 16 नंबर यहाँ पे आप बता दोगे। अगर हम 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में आर्टिकल में क्या दे रखा है कि राज्य समानता लाने का प्रयास करेगा और राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में, रोजगार में जो राज्य है भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब राज्य क्या होता है इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों अनुच्छेद 12 में, वहां से आप देख लेना। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात, ये जो भेदभाव नहीं करेगा इसके आधार कितने होंगे दोस्तों, बेसिस कितने होंगे, तो आधार कितने हैं, 7। और यह बात कहां दे रखी है, आर्टिकल 15 के सेकंड क्लाउज में 7 आधारों का उल्लेख है। 7 आधारों में बात करें दोस्तों तो हमारे पहले वाले 5 आधार हैं और 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। 5 कौन कौन से, पहले उनको लिखते हैं, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और दोस्तों जन्म स्थान। ये दोस्तों जो 5 हैं, ये 5 कौन से हैं, ये 5 दोस्तों पहले वाले हैं। कौन से हैं दोस्तों, ये 5 पहले वाले हैं। और हमें यहाँ जो ध्यान रखना है दोस्तों, ये 5 कौन से हैं दोस्तों, ये 5 हमारे पहले वाले हैं। नेक्स्ट हमें जो देखना है, इसमें जो 2 बड़े, वो 2 कौन से बड़े, उन पर थोड़ा हमें डिस्कस करना है दोस्तों। और वो नए कौन कौन से हैं, उसमें 2 आपको ध्यान रखना है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं। और वो 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं, यहाँ पे एक तो आपका निवास स्थान, यानी कि आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी निवास करते हो, कहीं भी आपका रेजिडेंस हो, ये बातें ध्यान रखनी है। और दूसरा कौन सा है, उद्भव। क्या दोस्तों, उद्भव। यानी कि राज्य अब 7 आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में, रोजगार में। और वो 7 आधार कौन से हैं, 5 पिछले वाले हो गए जो अनुच्छेद 15 में थे, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास और उद्भव। ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, 5 ये हो गए। इनके आधार पर राज्य जो है दोस्तों भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं अनुच्छेद 16 के 3rd क्लाउज की बात करूं तो अनुच्छेद 16 का जो 3rd क्लाउज है ये क्या कहता है, राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है।
अब देखो ये फिर अपवाद हो गया, कौन से वाले का, दूसरे वाले का। ये दूसरे वाले का अपवाद आपको लग रहा है, अपवाद नजर आ रहा है, लेकिन ये अपवाद नहीं है दोस्तों। यही तो हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है, यही तो हमारे देश के संविधान की सुंदरता है दोस्तों, यही तो विशेषता है। भेदभाव लग रहा है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं दोस्तों, सुनिए। अगर कोई राज्य है, उसके राज्य में जो लोग रह रहे हैं, अगर उसे लगता है कि सरकारी नौकरी मेरे राज्य के लोगों को ही नहीं मिल रही, मेरे राज्य के लोग ही नौकरी करने दूसरे राज्य में जा रहे हैं, बेरोजगारी मेरे राज्य में भी बहुत है, तो मैं दूसरे राज्य को नौकरी क्यों दूं। तो ये ऐसा राज्य कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो निवास के आधार पर, यानी केवल मूल निवास उन्हें उन्हीं राज्य का चाहिए, अपने ही राज्य का चाहिए, दूसरे राज्य का मूल निवास वहां मान्य नहीं होता है। तो ऐसा राज्य कर सकता है। तो राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, या बोले तो विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और ये जो यहाँ पे विशेष प्रावधान जो राज्य करेगा, इसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसका है। नियम कौन बनाएगा दोस्तों, तो राज्य नहीं बना सकता। यानी यहाँ पे नियम कौन बनाएगा, ये प्रावधान कौन कर सकता है दोस्तों, तो आपको बताना है ये प्रावधान केवल संसद कर सकती है। कौन कर सकता है दोस्तों, संसद कर सकती है। ये बातें दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला देखें, अनुच्छेद 16 का फोर्थ क्लाउज। अनुच्छेद 16 के फोर्थ क्लाउज की बात करें तो यहाँ ये है कि जो राज्य है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, यानी कि यहाँ पे जो राज्य की बात की गई है, तो वही बात ध्यान रखनी है दोस्तों। अभी जो हमने बात की थी, पीछे जो हमने बात की थी अनुच्छेद 15 में, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं दोस्तों, उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है सरकारी नौकरी में। किसमें दोस्तों, सरकारी नौकरी में कर सकता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए अनुच्छेद 15 का फोर्थ क्लाउज, सॉरी 16 का, 15 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 16 का कौन सा दोस्तों, फोर्थ क्लाउज। इसमें क्या है, राज्य सामाजिक व सामाजिक, यानी कि राज्य सामाजिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए क्या कर सकता है दोस्तों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए क्या कर सकता है, नौकरी में, यानी कि रोजगार में, रोजगार में विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बातें ध्यान रखनी है। क्या कर सकता है दोस्तों, विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 16 के फोर्थ क्लाउज में। अगर अनुच्छेद 16 के फिफ्थ क्लाउज की बात करें तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि जो राज्य है वो राज्य क्या कर सकता है दोस्तों, राज्य यहाँ पे किसी भी धार्मिक संस्था में, यानी कि राज्य किसी भी धार्मिक संस्था में, धार्मिक संस्था में उसी धर्म के लोग को, उसी धर्म के लोगों को प्राथमिकता दे सकता है, प्राथमिकता दे सकता है। बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से देखिए। यानी कि राज्य किसी भी धार्मिक संस्था में, यानी किसी भी धार्मिक संस्था में, जैसे मान लो, अगर मान लो सरकारी जॉब आपको मंदिर में निकली, अगर मंदिर में पुजारियों की सरकारी जॉब निकली है, तो मंदिर में, मंदिर किसका होता है दोस्तों, हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म के लोगों को प्राथमिकता राज्य दे सकता है। अगर कहीं जो वैकेंसी है वो मौलवी की निकलती हैं, तो वहां पे वो मौलवी को प्राथमिकता दे सकता है, मुस्लिमों को प्राथमिकता दे सकता है। ये बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 16 के फिफ्थ क्लाउज में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 का सिक्स क्लाउज क्या कहता है, तो सिक्स क्लाउज वही कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़ों को, आर्थिक रूप से पिछड़ों को
पिछड़ों को रोजगार में रिजर्वेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? आरक्षण की बात करता है। यानी कि जो 103वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उस 103वें संविधान संशोधन में 2019 में जो हुआ था, उसमें दोस्तों ये जो आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं था, क्योंकि पहले जो आर्टिकल जोड़े गए थे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और दोस्तों बाद में जो जोड़ा गया वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2006 में जोड़ा गया। उनमें कहीं भी आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं था, उसमें सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों का उल्लेख था। और यहाँ पे जो मोदी जी की सरकार ने 2019 में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए रोजगार में और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन या आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 16 का 6 ये बात करता है रोजगार में आरक्षण की। 15 का 6 जो बात करता है दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 17। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है दोस्तों, इसमें एक दो बातें हमें ध्यान रखनी है। और एक दो बातें क्या हैं? ये अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है। किससे दोस्तों? अनटचेबिलिटी, यानी कि बोले तो अस्पृश्यता। किससे संबंधित है दोस्तों? अस्पृश्यता, या इसको बोले दोस्तों छुआछूत। क्या बोले? छुआछूत। यानी कि ये किसकी बात करता है? यह छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को रोकने की बात करता है। और ये संविधान मात्र में लिखने से दोस्तों छुआछूत दूर नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों संसद ने प्रावधान बनाए। और प्रावधान क्या बनाया है दोस्तों? अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम या छुआछूत अधिनियम लिख लो, अस्पृश्यता अधिनियम लिख लो, कुछ भी लिख लो। अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अधिनियम 1955। ये क्यों बना दिया दोस्तों? कि इसमें जो दंड के प्रावधान है वो कर दिए। अगर मान लो आपने किसी को जाति सूचक शब्द प्रयोग किए, अगर किसी ने आपको अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया कि तू चारपाई पे नहीं बैठ सकता, तू सार्वजनिक गाड़ी में नहीं चल सकता, तू हमारे पास नहीं बैठ सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया या ऐसा व्यवहार किसी के साथ दोस्तों किया, तो उसे अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ जो हैं दंडनीय प्रावधान रखे गए हैं, उनसे आपको दोस्तों गुजरना पड़ सकता है। ये अस्पृश्यता की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 किसकी बात करता है दोस्तों? इसको भी हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? उपाधियों का अंत। यानी कि उपाधियों का अंत बोले या फिर टाइटल जो मिल जाते हैं लोगों को, टाइटल की अगर हम बात करें, टाइटल का अंत हम कह सकते हैं, एंड ऑफ टाइटल कह सकते हैं। जैसे किसी को राय साहब की उपाधि मिल गई, किसी को दोस्तों ठाकुर साहब की, किसी को सक्सेना, ये जो लोग गाड़ियों पे लिखवाते हैं। तो योगी जी ने अभी भी थोड़े दिन पहले एक ऐसा एक एक्ट अधिनियम बनाया था कि जितनी भी गाड़ियों पर ये जाति सूचक शब्द देखने को मिले थे या उपाधियां टाइटल मिले थे, उनके लिए क्या किया था? रोक रोक के चालाना काटा गया, चालान उनका दोस्तों काटा गया। तो यहाँ पे जो उपाधियां हैं इनका अंत, यानी उपाधियां टाइटल किसी को धारण नहीं करनी है। और यहाँ उपाधियां जो धारण की जा सकती हैं वो कौन सी देखिए, किस किस उपाधि को हम धारण कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा की उपाधि, जो डॉक्टर वगैरह हम लिखते हैं, शिक्षा। इसके बाद दोस्तों सेना, शिक्षा और सेना आपको ध्यान रखनी है। ये जो सेना है और जो शिक्षा है, इसकी उपाधि को छोड़कर यानी कि इनकी उपाधियां धारण की जा सकती हैं। सेना में अगर आपको कोई उपाधि मिली, शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई उपाधि मिली, तो इनका अंत हमें नहीं करना है। इनके अलावा कोई उपाधि है तो उनको त्यागा जा सकता है, उनका हमें अंत करना है, वो उपाधियां हमें नहीं रखनी है। ये बात अनुच्छेद 18 में कह रखी है। दूसरी बात, अगर कोई विदेश से आपको गिफ्ट मिले, यानी विदेश से अगर हम बात करें, विदेश से कोई भी उपाधि अगर आपको मिलती है, विदेश से कोई उपाधि मिली
या फिर आपको विदेश से कोई भेंट मिली, या फिर विदेश से कोई आपको उपहार मिला, तो ये उपहार आप ले तो सकते हैं दोस्तों, इस उपाधि को भी ले सकते हैं, उपहार को भी ले सकते हैं, भेंट को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब ही ले सकते हैं जब राष्ट्रपति आपको अनुमति दे दें। प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद ही, अनुमति के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और किसी उपाधि की यहाँ जरूरत नहीं है, और किसी उपाधि को हम ग्रहण नहीं कर सकते। आज इस क्लास को दोस्तों हम यहीं रोकते हैं। हमें एक और टॉपिक पर अभी चर्चा करनी थी दोस्तों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए ये अधिनियम कब से आए, किस किस तरीके से आए, काका कालेलकर आयोग कब बना, या इंदिरा साहनी वाले केस में क्या मैटर था, अशोक बनाम भारत संघ में क्या मैटर था, इस पे दोस्तों हमें बात करने को रह गई है। और आज टाइम को देखते हुए इस क्लास को दोस्तों यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।